गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैलाडीला की खूबसूरत पहाड़ियों में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आधी दूरी तय की थी। आधी दूरी और हमारी अभी बाकी है। यहां से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई हमें और चढ़नी है। आधी चढ़ाई ऊपर चढ़ने के बाद से ही हमें अपने कानों में वायुमंडलीय दाब का आभास होने लगा है। इसके साथ साथ गाड़ी को भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और हमारी गाड़ी की रफ्तार पहले से थोड़ी धीमी हो चुकी है। धीमे ही सही, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे और कुछ दूर आगे आने के बाद हमने एक बेहद सुंदर नज़ारा देखा। यहाँ आसमान पहाड़ों से टकराने लगी है। आप हमारे गाड़ी में सवार पर्यटकों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते हैं। कितने एक्साइटेड हो चुके हैं यह सुंदर नज़ारा देखकर। हम लोग बेहद खुशनसीब है जो यह खुली गाड़ी में आए हुए हैं, क्योंकि बंद गाड़ियाँ में यह नज़ारा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसलिए बंद गाड़ियाँ सीधे सीधे ऊपर की ओर निकल रही है। हम लोग पूरे रास्ते का नज़ारा लेते जा रहे हैं। इन बैलाडीला की मनोरम श्रृंखलाएँ दूर दूर तक अपना सौंदर्य बिखेरती नजर आती है। खूबसूरती में यह अपने आप में अनोखी है। हरी भरी वादियों मानो स्वर्ग से भी होर लगाती है। इन सुंदर वादियों के गर्भ में लोहे का यानी आयरन की बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही बादलों की सघनता बढ़ती जा रही है। और आप नीचे देख सकते हैं, नीचे शहर में अभी भी धूप है, लेकिन ऊपर के हिस्से में अभी बादल छाया हुआ है। कुछ ही क्षण पश्चात हम अपने मंजिल में पहुंचने वाले हैं और यहां पर हमें एक CISF का हेडक्वार्टर नज़र आया, जो कि ऊपरी आकाश नगर में स्थापित किया गया है। आकाश नगर में पहुंचते ही बेहद करीब से यहां बादलें उड़ती हुई नज़र आई और बादलें इंसानों से टकराती हुई आगे बढ़ती जा रही है। हमारे सामने अभी दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक सीधे निकलने के लिए, एक राइट साइड जाने के लिए। तो हमने अभी राइट साइड के व्यू पॉइंट को देखने का डिसीजन लिया। हमारे भारत देश के खूबसूरत राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम जिले दंतेवाड़ा के पश्चिम में विस्तार में फैली है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। बैल के पीठ के कुबड़ को बस्तर में डीला कहते हैं, यानी कि बैला का डीला बैलाडीला। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के गर्भ के अंदर 300 मिलियन टन लौह अयस्क की मात्रा का अनुमान लगाया गया है। समुद्र तल से इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1200 मीटर व लंबाई 40 किलोमीटर तथा पहाड़ों की चौड़ाई 10 किलोमीटर आंकी गई है। सन 1961 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को इस क्षेत्र का उत्खनन एजेंसी नियुक्त किया। तो दोस्तों, हम आकाश नगर में पहुंच चुके हैं। आपको डंपरों के विशालकाय टायर नज़र आ रहे होंगे। साथ ही साथ बादलें देखिए, इंसानों से होकर गुजर रही हैं। प्रकृति के गोद में आकर सभी के चेहरों में मुस्कान सी आ गई है। यहाँ मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ठंड के दिनों में धुंध छाया हुआ हो, लेकिन यह धुंध नहीं है, ये काली घटाएं हैं। बादलों में पानी की कणों की मौजूदगी के कारण ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे ऊपर किसी ने फव्वारा चालू करके छोड़ दिया हो। यहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं। इसका कारण यह भी है कि यह कोरोना काल के 2 साल बाद ओपन हुआ है। इसके कारण यहाँ आने वालों की संख्या दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। आकाश नगर पहाड़ी की चोटी में उपस्थित होने के कारण यहाँ मौसम को परिवर्तन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कुछ ही समय में धूप आ जाती है या तो कुछ ही समय में बादल छा जाते हैं। आगे चलकर हमें विशालकाय डंपर नज़र आने लगे, जो भारी भरकम अयस्क को खदान से क्रशर पॉइंट तक लेके जाती है। यह विशालकाय डंपर खदानों में बखूबी काम कर लेते हैं। इनके विशालकाय टायर लगभग 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक के होते हैं, जो कि खदानों में इनको चढ़ने उतरने में सहायता करते हैं। पहाड़ियों के पास जाने से मना किया गया, इसलिए हम लोग दूर से ही जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज है 17 सितंबर, यानी कि विश्वकर्मा पूजा का दिन। विश्वकर्मा पूजा होने के कारण ही हमें प्लांट में आने की अनुमति मिली है और हमारे सामने जो मंदिर नज़र आ रही है वह श्री 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 विश्वकर्मा जी की ही है। विश्वकर्मा पूजा होने के कारण यहाँ पर प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी यहाँ के मंदिर में विराजित विश्वकर्मा जी के दर्शन कर लीजिए।
नहीं पाई। जब रखवार दंपति तुम्हारी देर करी, संग कर दीननाथ तो दोस्तों यह है आकाश नगर। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ आकाश ज़मीन में आ मिली है, यानी कि पहाड़ों की चोटियों में। मेरे चारों तरफ जो धुंध नज़र आ रहे हैं, यह सभी काले घने बादल हैं जिसने पर्यटकों का मन मोह लिया है। इसी के साथ हम लोग और आकाश नगर के आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सामने वाले रास्ते में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि खनिज विकास निगम के द्वारा निक्षेपण क्रमांक 14 को देश का पहला विशालतम पूर्ण यांत्रिक खदान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार पहाड़ों के ऊंचाई पर निर्धारित खदान तक पहुंचने के लिए सर्पिलेकार सड़कों की यात्रा रोमांच पैदा करता है। यहाँ लौह अयस्क बाहर निकालने के लिए विस्फोट से पहले 10 इंच की ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग की जाती है। यह ड्रिलिंग करने से धूल के कण ज़्यादा बाहर नहीं फैलते। बूम की आवाज़ के साथ विस्फोट पर्वत का सीना फाड़कर लौह अयस्क को बाहर कर देती है। हेमेटाइट के ये पत्थर बहुत सख्त होते हैं। इन छोटे बड़े पत्थरों को दैत्याकार बैकहोल लोडर के द्वारा डंपरों में लोड किया जाता है। यहाँ से यह लौह अयस्क देश विदेश भेजा जाता है। अच्छी गुणवत्ता के कारण बैलाडीला का यह लोहा विश्व में अपना स्थान बराबर बनाया हुआ है। यहाँ लौह अयस्क को ट्रेन के माध्यम से विशाखापट्टनम भेजा जाता है। उसके बाद विशाखापट्टनम से पानी जहाज के माध्यम से जापान भेजा जाता है। इस प्रकार फौलादी पहाड़ बैलाडीला का कच्चा लोहा अपनी ज़मीन से बिछड़ जाता है और भविष्य में नए रूपों में ढलने अपने जीवन की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। आकाश नगर से कुछ दूर आगे आने के बाद हमें आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद नज़र आया। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी गाड़ी आगे नहीं खिसक रही थी और यहाँ पर एक मैदान जैसा होने के कारण सभी पर्यटक अपने गाड़ी में से उतरकर यहाँ सेल्फी लेने लगे हैं। यहाँ काफ़ी दूर तक समतल मैदान है और बादल मैदान से टकराने लगी है। पहाड़ियों में से आती हुई बादलें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और पर्यटक बादलों की ओर खींचे चले जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम अत्यधिक होने के कारण हमने वापस आने का फैसला किया। मोबाइल के कैमरे से साफ तौर पर तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट हमें आगे की पहाड़ी में कार की कम से कम 5 से 7 किलोमीटर लंबी श्रृंखला नज़र आ रही है। अगर हम भी आगे बढ़ने का इंतज़ार करते हैं तो शायद रात हो जाए यहीं पर इंतज़ार करते करते। यहाँ देखिए, खनन कार्यों में लगे वाहनों के लिए स्पेशल रोड बनाया गया है। यह रोड काफ़ी तीक्ष्ण ढलानों वाला है जिसमें हमारी नॉर्मल कारें तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएंगी। बचेली शहर और बैलाडीला की पहाड़ियाँ अपने काम और अपने खूबसूरत वादियों के लिए हमेशा से ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा है और आज हमने बैलाडीला की खूबसूरत वादियों के खूबसूरत नज़ारों से मिलवाया है। यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी खूबसूरत जगह भी छत्तीसगढ़ में मौजूद होगी। यहाँ का नज़ारा देखकर जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसे मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। शायद आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा इन बादलों को देखकर। अब हमें इन बैलाडीला की खूबसूरत वादियों को अलविदा कहने का समय आ गया है और इसी के साथ हम लोग घाटी में नीचे उतरने लगे हैं। दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं और हम लोग नीचे की ओर उतरना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग अभी भी आने आ ही रहे हैं। यह घाटी में चढ़ने और उतरने के लिए एक ही रास्ता है। देखिए नीचे बचेली शहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। इन पहाड़ों की ऊंचाइयों से बचेली शहर बैलाडीला की ये पहाड़ियाँ धरती पर मानो स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। यहाँ दूर दूर तक हरियाली नज़र आती है। आकाश नगर को बादलों का नगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
बैलाडीला की पूरी पहाड़ियाँ जंगलों से ढकी हुई। No one has seen heaven, but perhaps it is not less than heaven for me.